Assalamu alaikum to all of you. I am Aksa Vez, one of the moderator of iCode Guru. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं iCode Guru का। देन फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैम फातिमा काइंडली मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? पहले तो विजिबल थी, अब तो लोडिंग का कोई ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ। जी अब विजिबल है। ओके। iCode Guru का मोटो है लर्न शेयर एंड ग्रो, जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं, शेयर करते हैं और एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। आइकोड गुरु का इनिशिएटिव डॉक्टर जफर शाहिद ने लिया, जो कि प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं। ही इज सपोर्टेड बाय डॉक्टर रिजवान गफ्फार, सर कलीम, सर आमिर, सर अनवर, सर खालिद खोकर फ्रॉम सिलिकॉन वैली। अवर मिशन, आइकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स को स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ मीटअप करवाना हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन की सूरत में। अवर फोकस एंड हाउ वी वर्क, आईकोड गुरु पर डे 20+ सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक वीकली वेबिनार, 2 वीकली वर्कशॉप भी स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। इसी के साथ साथ पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैम अक्सा बात आई सुने। यस मैम। आईकोड गुरु प्रमोट करता है 100% फ्री आइट्स GRE टॉफिस की कोर्सेज को। अगर हम बात करें हाईटेक कंपनीज की लाइक फेसबुक, amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स, एप्पल की, तो इन तमाम कंपनीज के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए DSA लीड कोड की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जनरेटिव AI की कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। इन केस अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हैं तो इन तमाम सेशन की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। ये कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, जिसमें आईकोड गुरु के 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं कोडिंग कंपटीशन की और हैकाथॉन्स की सूरत में। आईकोड गुरु हेल्प करता है 100% फ्री स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, स्पेशली USA ऑल ओवर द वर्ल्ड। आईकोड गुरु स्टूडेंट्स के साथ वो स्किल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स लर्न कर सकें, इजीली इंटरनेशनल और लोकल इंटर्नशिप और जॉब हासिल कर सकें। अगर हम बात करें 2025 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था CS50 पजल डे के नाम से। इसमें आईकोड गुरु के 259 टीम्स में पार्टिसिपेट किया था। ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया था बल्कि 9x9 पजल्स भी सॉल्व की थी। इसी तरह स्टैनफोर्ड का एक इवेंट था कोड इन प्लेस के नाम से। इसमें भी आईकोड गुरु के 250+ मेंटोर सिलेक्ट हुए थे जिन्हें इंटरनेशनली पाइथन पढ़ाने का मौका मिला था। MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम, इसमें भी 8,000 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी। उनमें से आईकोड गुरु के 3 स्टूडेंट्स भी शामिल थे। गूगल कोड जैम 2023 एक फेमस इवेंट था जिसमें आईकोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था एक हैकाथॉन विन करने की सूरत में। ये एक पोस्टर है फॉल 2024 का, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पाकिस्तान के जिन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने हासिल की, उनका ताल्लुक आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म से था, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, UIT लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी, GCUF के स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्होंने 2024 में USA की 19 यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की, मास्टर्स और PhD में। जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप हासिल की, अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें तो उनका CGPA रेंज 3.1 टू 3.8 था। आइट बैंड स्कोर 6.5 टू 7.5 था, विद जीरो पब्लिकेशन एंड नो GRE। अगर हम इनके स्टडी गैप की बात करें तो 1 to 15 ईयर्स का इनका स्टडी गैप था, विद 100% फी वेवियर। आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया, उनको पर मंथ स्टिपेंड 1100 to $3,000 पर मिली और आज तक किसी भी आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवाई।
यहाँ हमें एक बार चार्ट नजर आ रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि आईकुट गुरु की कम्युनिटी में किस तरह से इजाफा हुआ। अगर हम देखें 2021 में, तो आईकुट गुरु की कम्युनिटी जो थी वो 5K पर मुश्तमिल थी, जो कि अब इंक्रीज होकर 35K तक पहुंच चुकी है, विद वेरियस अवार्ड एंड इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप आईकोड गुरु को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारी वीक 1 की फर्स्ट क्लास है। आज के हमारे ट्रेनर है मैम फातिमा इकराम। तो मैं अपने सेशन में मैम फातिमा इकराम को वेलकम करूंगी। वेलकम टू अवर सेशन मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपना सेशन आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो ये सेशन है थ्रो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इन जस्ट 2 मंथ जो है आप अपनी बुक को थोरोली एक रिव्यू कर लेंगे। आप अच्छा लर्न करेंगे, होपफुली आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अपनी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू। Our first chapter is Introduction to System of Computer Science, Grade 9. We will cover the 4 basic topic in this chapter. Basically, this chapter is divided into 4 parts. The first one is theory system. The second one is types of system. The third one is system and sciences. And the fourth one is computer as a system. वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्योरी ऑफ सिस्टम। अब इससे भी पहले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस है, तो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन एक दफा देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प अस टू परफॉर्म सिंपल टास्क। इट्स मीन एक डिवाइस जिसको हम अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और हम उससे जो है अपना जो टास्क है उसका फंक्शन आउटपुट अचीव कर लेते हैं। अब हम कंप्यूटर के डेफिनेशन को आगे भी देखेंगे इन डिटेल। अब जो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है, इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। What is a system? A system is an organized set of components coordinated to perform a designated function. कोई भी फंक्शन जिसको परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम में कंपोनेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर वो फंक्शन परफॉर्म होता है। सिस्टम जो है वो हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है। अब एक जो सिस्टम है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं और फिर एक ओवरऑल जो है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। आपकी बुक में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी गई है कार की। कार के आप देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। कार में इंजन है, स्टेयरिंग है, कार बॉडी है। जी मैम। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो नो मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके। अगर हम कार के कंपोनेंट्स की बात करें तो इंजन जो है वो इटसेल्फ अपना काम कर रहा है, स्टेयरिंग इटसेल्फ कर रहा है, कार की बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, ब्रेकर्स लगे हुए हैं, व्हील है, एग्जॉस्ट है। बट अगर हम ओवरऑल कार की बात करें तो ये सारे जो सब कंपोनेंट्स हैं, सब सेट्स हैं सिस्टम के, ये आपस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटर रिलेट हैं और फिर जो है वो कार मूव करती है। लेकिन अगर हम इसके इटसेल्फ जो है कंपोनेंट्स की बात करें तो ये जो है वो अपने टास्क पे यूनिक परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर
एक सिस्टम है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं तो उसमें बेशुमार सिस्टम काम कर रहे हैं एट अ टाइम। मशीन है, कोई भी डिवाइस है जो कि एक सिस्टम के तहत काम कर रही हैं, और ये तमाम चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म, मशीन या कोई डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट करके भी कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब सिस्टम थ्योरी को हम देख लेते हैं। सिस्टम थ्योरी बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the complicated structures in living organisms। सबसे पहले जो सिस्टम थ्योरी है वो नेचर पे रिलाई कर रही है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर इज 11 सिस्टम इन ह्यूमन। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर 11 सिस्टम एट अ टाइम काम कर रहे हैं। अगर उसमें भी इंटरनली हम किसी एक सिस्टम को देखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखें कि माउथ आ रहा है हमारा, हमारा स्टमक आ रहा है, हमारी इंटेस्टाइन्स आ रही हैं, इस इटसेल्फ भी अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। माउथ जो है वो इटसेल्फ च्यू कर रहा है खाने को ना, स्टमक जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन्स फर्दर डाइजेस्ट कर रही हैं खाना और उसको हमारे ब्लड का पार्ट बना रही है। तो सिस्टम जो है वो किस पे रिलाई कर रहा है? एक तो पहले ये साइंस की ब्रांच है, फिर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बाद जो आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है वो भी सिस्टम थ्योरी में आ रहा है, फिर नेचर के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, ठीक है। अब हम कोई भी जो टास्क है उसको अचीव करने के लिए नेचर में इंटरप्ट अगर करते हैं, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सर्च करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम हमें एक बेनिफिट आउटकम हम जो है वो अचीव कर सकें। सिस्टम थ्योरी जो है वो इस चीज में हमें हेल्प आउट करती है कि हम सब सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करें, ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ये ग्रो कर रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से चेंज हो रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई का जमाना है अब, हर चीज जो है वो ज्यादातर रोबोटिक हो रही है, तो ये सिस्टम चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की आसानी के लिए सब कुछ हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, सिस्टम जो है वो ऑल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम नेचर देखें तो एक एटम से सेल तक और एक सेल से प्लांट बनने तक जो है वो सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है। सिस्टम जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, जो हम देख सकते हैं, जैसे हमने अपने कार की एग्जांपल देखी, और ये जो नॉन फिजिकल भी हो सकता है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो सिस्टम चल रहा है। जैसे आपके स्कूल में एक प्रोसेस हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस, उसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, आपका डाटा एंटर करवाते हैं, आपका एडमिशन करवाते हैं। तो सिस्टम में आपका डाटा एंटर होना, आपका एडमिशन होना, आपको क्लास अलॉट होना कि आपने किस क्लास में जाना है, ये पूरा एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम के तहत हो रहा है, ठीक है। और सिस्टम जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई हो रहा है। एक मैथ का फार्मूला एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके बिहाइंड एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम रन आउट करके फार्मूला एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि आइंदा अगर कहीं भी हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए आसानी हो सके, ठीक है। सिस्टम जो है वो डिसिप्लिन को डेवलप करता है। अब आप देखें कि आपके स्कूल में जब लीव टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, तो उस टाइम देखें कि अगर आप रैंडमली सब जो है वो अपनी क्लासेस से निकल के भागना शुरू कर दो तो एक मैस क्रिएट हो जाएगा। बट हर स्कूल में एक डिसिप्लिन, एक रूल बनता है। स्कूलों में जो है वो कार्ड सिस्टम होता है, ठीक है। पेरेंट्स या जो आपके ऑटो और कैरी वाले होते हैं वो कार्ड कार्ड जो है वो सिक्योरिटी कार्ड को देते हैं, वो रेलिवेंट क्लास में टीचर को देता है, और टीचर नेम कॉल करती है कि इस बच्चे को जो है वो ले, या फिर क्लास बाय क्लास जो है आपको लाइन अप करके फिर भेजा जाता है ना। तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम में डिसिप्लिन होता है, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लें, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो सिस्टम जो है वो सिंपल भी हो सकता है। जैसे आप एक थर्मोमीटर देख लें जिससे आप फीवर को चेक करते हैं, उसमें एक मरकरी लगा होता है, ठीक है, और कुछ जो है वो पॉइंट्स वैल्यूज लिखी होती हैं, और उससे हम अपना जो है वो फीवर या टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोई नेटवर्क बनवाना, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, और हर सिस्टम का कोई ना कोई पर्पस होता है जिसको हम फुलफिल करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट से। अब
इसके टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें अगर कंप्यूटर में हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन का ब्रेन जो है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है। इसकी सबसे अच्छी और इजीएस्ट एग्जांपल है, अगर कहीं आग लगी हुई है, आपकी आंखें देखती हैं उस आग को, ठीक है। आपकी आंखें फौरन से एक मैसेज कन्वे करती हैं आपके ब्रेन को, ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और एक मैसेज देता है आपकी लेग्स को, ठीक है। लेग्स जो है वो उससे फार अवे भागना शुरू कर देती हैं। अगर ये सारा प्रोसेस ना हो, ये सिस्टम ना चले, तो हम कभी भी किसी भी खतरे को डिटेक्ट ना कर पाए कि हम अगर आग हमने देखी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उससे दूर भागना है, उसकी तरफ भागना है, या हमने उधर खड़े रहना है या कोई रिएक्ट करना है। तो ये हमारा ब्रेन है जो प्रोसेस करता है। और इसी तरह से कंप्यूटर है, उसमें आप कोई भी डाटा इनपुट करते हो तो वो प्रोसेसिंग होती है और आपको आउटपुट मिलती है। इसके अगर हम अदर ऑब्जेक्टिव से देखें तो सिस्टम जो है वो अदर सिस्टम्स को भी सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे एक सेल फोन है, उसको आप जस्ट टेक्स्ट या कॉल के लिए यूज नहीं कर रहे होते, एट अ टाइम आप कोई गेम भी खेल रहे हैं, कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं, या किसी से कॉल पे बात करें, तो एट अ टाइम डिफरेंट जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही होती है, ठीक है। अब जो सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी टास्क को अचीव करना है, किसी भी जो हमने अपने जहन में एक टास्क रखा हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर को सेट करता है ना, मेंटेन करने के लिए। और आप देखेंगे आपके मोबाइल्स में वेदर फोरकास्ट की एक ऐप होती है जिसके थ्रू हमें एक वीक का या 2 से 3 दिन का वेदर जो है वो हमें पता चल जाता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक दीवार है, उसमें आप देखें कि एक दीवार बनाने के लिए हमें किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे तो पहले हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, देन सीमेंट है, ठीक है। एक एक हम ईंट लगाते हैं और फिर दीवार बनती है। अगर पूरी दीवार में से हम किसी एक ईंट को भी मिस करते हैं तो उसका होल जो है वो सबको नजर आएगा। ये हर कंपोनेंट जो है वो एक सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, वो जरूरी होता है, ठीक है। और वो इटसेल्फ भी अपना स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, सिस्टम में भी काम कर रहा है और दूसरे सिस्टम के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है। सिस्टम में हर कंपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना जो काम है, जो हमने उससे गोल अचीव करना है, उसको मज़ीद रिफाइन और स्मूथ कर सकें, ठीक है। अब एक कार है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसके इंजन में कोई मसला आ रहा है, उसका टायर पंक्चर हो गया है, तो वो तो एक कंपोनेंट है ना। अब एक कंपोनेंट की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे कार का अगर टायर पंक्चर है तो हम टायर चेंज करेंगे तभी वो मूव कर पाएगी, ठीक है। इस तरह सिस्टम में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसके सबसेट, उसके कंपोनेंट्स को रिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि ओवरऑल सिस्टम जो है वो स्मूथ हो। इसमें एग्जांपल देखें कंट्रोल यूनिट की। कंप्यूटर में सीपीयू जो कंपोनेंट्स हैं उसमें पहले कंट्रोल यूनिट आता है, देन प्रोसेसर आते हैं, फिर रजिस्टर्स आते हैं, फिर कॉम्बिनेशन लॉजिक और फिर आउटपुट आती है। जब हम कोई भी इनपुट देते हैं सीपीयू में जाती है, ठीक है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, मेन मेमोरी से डाटा लेता है, फिर आउटपुट आती है। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, काम करते हैं, फिर ही हमें कोई आउटपुट जो है वो हम गेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट सिस्टम देख लें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, स्टैटिक इन्वायरमेंट एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। अब जो स्टैटिक इन्वायरमेंट है, इसको एक आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक हम इसे कोई आउटपुट नहीं देते, ठीक है। स्टैटिक मीन वो रिमेन सेम रहता है, अनचेंज रहता है। अब ये जो है ये प्रिडिक्टेबल होता है। जैसे हम एक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने 2+2 बोला है, तो जब तक हम इक्वल का जो है वो बटन प्रेस नहीं करेंगे हमें आउटपुट नहीं आएगी। तो ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब हमें पता है कि हम जब तक जो एंटर का बटन या हम
जो इक्वल टू का उस पे बटन होता है, हम अगर जब उसे प्रेस करेंगे तभी हम आउटपुट गेट कर सकेंगे, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं आएगी। जो डायनामिक इन्वायरमेंट होता है वो स्टैटिक के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब इस तरह से हम कोई भी डिफरेंस देखते हैं तो हम अगर एक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से याद हो जाए तो हमें दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ऑपोजिट में जो अदर टर्म होती है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट वर्क कर रही होती है। डायनामिक जो इन्वायरमेंट है उसमें आउटपुट है वो हमें नहीं पता होती, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है, और कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। अब एक सेल्फ ड्राइविंग कार देख लें, बहुत से कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। उसमें क्या करता है कोई भी जो क्लाइंट जो भी उसे जो है वो ऑर्डर करता है या बुक करता है, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने मैप पे जो है वो अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं। हमें उनको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है सेल्फ कार ड्राइविंग को। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अगर कहीं जंप आ रहा है तो उन्होंने कैसे स्लो होना है, कहीं टर्न आ रहा है तो उन्होंने मुड़ना है, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली टू द इन्वायरमेंट अपने आप को जो है वो चेंज कर रही होती है। तो ये हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि हमें इसकी आउटपुट नहीं पता होता। ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर लें, हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें नहीं पता किधर रेड सिग्नल आ जाएगा, किधर ग्रीन आ जाएगा या किधर येलो आ जाएगा। स्टैटिक जो है उसमें हमें आउटपुट पता होती है, ठीक है, जो डायनामिक है उसमें हमें आउटपुट नहीं पता होती, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वायरमेंट सिस्टम एज अ सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जो डिटर्मिनिस्टिक है वो बिल्कुल स्टैटिक इन्वायरमेंट की तरह काम कर रही है, ठीक है, इसमें जो करेक्टर्स हैं, जो इम्पैक्ट है, आउटपुट है, वो हमें पता है। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है एक टॉर्च की, उस पे एक बटन लगा होता है का, हमें पता है कि अगर हम उस बटन को प्रेस करेंगे तो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, अगर हम उसका बटन जो है वो प्रेस आउट कर देंगे दोबारा से तो वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है वो बिल्कुल डायनामिक की तरह काम कर रहा है, इसमें आउटपुट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो रैंडम होते हैं। और इसमें दोबारा से एक एग्जांपल है वेदर फोरकास्ट की, ठीक है, हर दिन का जो वेदर है वो चेंज हो रहा होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब हॉट क्लाइमेट है, कब कोल्ड है, कब रेनी डे है, कब सनी डे है, ये हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन इंसान की अक्ल से एंड विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम 2 से 3 डेज का जो वेदर है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने इस तरह की एप्स बना ली हैं जिससे पता चल जाएगा कि आइंदा जो 1-2 दिन है उनमें टेम्परेचर कितना ज्यादा अप हो सकता है या कितना डाउन चला जाएगा, या रेनी, या वो रेनी डे होगा या सनी। कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि कंपोनेंट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, एक दूसरे को जो है वो कमांड्स दे रहे होते हैं किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए। इसमें अगर हम कंप्यूटर की एग्जांपल देखें तो सीपीयू कम्युनिकेट कर रहा है मेमोरी के साथ, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो सीपीयू को कहा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन है। जब उसमें प्रोसेसिंग होती है तो जो स्टोर डाटा होता है वो मेमोरी से लेता है, देन ही वो प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट आती है। अगर बायोलॉजिकल सिस्टम देख लें तो मैंने जैसे पहले बताया तो ब्रेन जो है वो सिग्नल्स को सेंड कर रहा होता है, हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेसर है हमारा, ठीक है, हम कोई भी टास्क जो है वो अगर उसे उस पर काम कर रहे हैं तो ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो मैसेज कन्वे करेगा ना, जैसे हाथ ने क्या काम करना है, पाँव ने तेज चलना है, आहिस्ता चलना है, तो ये सारे जो मैसेजेस हैं ये ब्रेन की तरफ से आ रहे हैं। वेदर सिस्टम में सेंसर्स यूज होते हैं वेदर को जो है वो प्रिडिक्ट करने के लिए ताकि यूजर के लिए आसानी रह जाए। दोबारा से हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर के इर्द गिर्द पेरिफेरल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर और स्कैनर्स। है तो वो एक कंप्यूटर का सिस्टम ही, लेकिन हम जो है उसके कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच कर रहे हैं आउटसाइडर, ठीक है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करें। जैसे आपके सामने एक पेपर प्रिंट होके आता है तो हम कंप्यूटर पे जो टाइप करके एक पेपर बना रहे हैं, ठीक है,
उस पर टाइप कर रहे हैं कुछ लिखने के लिए, देन प्रिंटर साथ अटैच करते हैं और प्रिंटर के जरिए आपको आउटपुट आ जाती है पेपर। अब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लेते हैं। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। अब जो नेचुरल सिस्टम है वो कुदरती है, उसमें इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं है, इंसान उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो बिल्कुल नेचुरल सिस्टम के ऑपोजिट है। अब जो नेचुरल सिस्टम है उसमें ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, हम उसे स्टडी कर सकते हैं कि ये रन कैसे हो रहा है। अब जब हम नेचर सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि जो नेचुरल लॉज हैं ये इनको फॉलो करते हुए सिस्टम्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इनकी रेंज बहुत टाइनी एटम से फोरस तक हो सकती है। इसमें एग्जांपल देखें, सोलर सिस्टम, इकोसिस्टम, ह्यूमन बॉडी या फूड चेन। ठीक है, सोलर सिस्टम में इंसान ने स्टडी किया तो उसे पता चला कि देयर आर प्लैनेट्स अराउंड द सन। इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, आपस में नॉन लिविंग का लिविंग के साथ क्या कनेक्शन है, किसको किस चीज का बेनिफिट है। ह्यूमन बॉडी मैंने आपको बताया कि बेशुमार सिस्टम एट अ टाइम काम कर रहे हैं। फूड चेन में आप देख लें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, उसको तीसरा खा रहा है। जैसे इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो इसमें हम कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब हमारी जो खुराक है वो डिफाइंड है। हमने जो है वो बड़े होकर नहीं देखा कि अच्छा हमने ये खाना है तो इससे बेनिफिट होगा। हमारे लिए नेचुरली अकरिंग चीजें, ठीक है, हम उन पर रिलाई कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, वो हम खुद से नहीं बना रहे, ये एक सिस्टम जो है वो गॉड नेचुरली है। ठीक है, अल्लाह ताला का ये चलाया हुआ है। अब आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो इंसानों का बनाया हुआ है। अब वो क्यों बनाया है? क्योंकि मतलब जब भी किसी भी दौर में कोई भी जरूरत पेश आई है तो उसके तहत उसको एनालिसिस किया गया उस प्रॉब्लम का, उसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को डिजाइन किया गया है। ठीक है, ताकि इंसानों के लिए काम करने के लिए आसानी हो सके। अब अगर हम बहुत पीछे अपने जमाने में चले जाएं दुनिया में, तो सबसे पहले व्हील जैसे इजाद हुआ था। जब व्हील को इन्वेंट किया तो वो एक आसानी थी। पहले लोग जो है वो चल के काम करने जाते थे, फिर उन्होंने व्हील इन्वेंट किया और उनके थ्रू जो है आप देखिए बैलगाड़ी भी चलती थी। फिर उससे एडवांस अगर आप चले जाएं तो मशीनरी यूज होके कार आ गई, बस आ गई, ट्रेन आ गई। ठीक है, इन्वेंशन जो है वो व्हील से फर्दर होती गई। फिर आप देख लें कि सिस्टम जो है वो इतना छोटा, जितना कि मतलब जैसे हमने एक व्हील बना लिया था, इन्वेंट कर लिया था इंसानों ने, और फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज जैसे यूनाइटेड नेशन उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया पे काम कर रही है और बहुत से टास्क परफॉर्म कर रही है। इसमें आप देखेंगे 5 मेजर जो है वो कंट्रीज के पर्सन मेंबर्स हैं ना, 5 कंट्रीज। और पूरी वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और जो है ये डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, दुनिया के अमन के लिए, सिक्योरिटी के लिए ना। तो ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया हुआ। ठीक है, अब हम दोबारा से अगर मजीद एग्जांपल्स देखें तो मेट्रो ट्रेन देखना पाकिस्तान में चल रही है, कंप्यूटर सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज है, इंटरनेट है, ये सारा आर्टिफिशियल। अब नेचुरल सिस्टम अगर हम फर्दर करें, डिस्कस करें तो फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल जो वो वाली सिस्टम जो फिजिकल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें सब एटम पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, एटम्स, प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये इमर्ज हो के एक फिजिकल सिस्टम बना रहे हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, क्योंकि हम नेचुरल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो नेचुरल में हम नेचुरल चीजें ही देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंबाइंस होते हैं। ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बनता है। अगर हम केमिकल सिस्टम देखें तो केमिकल सिस्टम जो है वो केमिस्ट्री के लॉज को फॉलो कर रहा है और इसमें सब्सटेंस जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कोई भी रिएक्शन हो। अब इसमें पानी की अगर
एग्जांपल लें तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। मजीद अगर हम नेचुरल सिस्टम को देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम है और साइकोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें अगर हम अपने ही एग्जांपल लें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो वो ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है और मेटाबॉलिज्म उनका, ये सारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी में ही आप सिस्टम देख लें, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर साइकोलॉजिकल देखें तो साइकोलॉजी में हमारा ब्रेन सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर आ जाता है। अगर हम साइकोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो हम किसी भी चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट देखते हैं, तो ये सारे जो है ये साइकोलॉजिकल सिस्टम और उसके रूल के तहत जो है वो हम इनको फॉलो अप ले रहे होते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम मजीद बात कर लेते हैं नॉलेज सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो नॉलेज है। ठीक है, किसी भी चीज़ की नॉलेज होना। आप जब कोई नॉलेज गेट करते हैं देन आप उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में पहले, या कंप्यूटर में, हम अगर कंप्यूटर की एग्जांपल लें, उसको हम मैनेज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फिर फर्दर उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करते हैं और मजीद अपने सिस्टम को रिफाइन करते हैं अपनी आसानी के लिए। इसमें नॉलेज सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स देखें आप, इसमें नॉलेज सिस्टम देखें कि नंबर्स, अमाउंट, फॉर्म्स, एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बनता है। जितनी भी इकोनॉमी है वो मैथ पे चल रही है, उसको हम सोल्व करते हैं अपना बजट के, घर के बजट से लेके कंट्री का जितना बजट है। अब देखो वो मैथ के बिहाफ पे चल रहा है, हमने बजट बनाना है, इकोनॉमी सेट करनी है, कितना बजट रखना है, ये सब कुछ जो है ये मैथ में आ रहा है। लॉजिकल सिस्टम देख लें, लॉजिक जिसमें हम जो है वो कोई भी लॉजिक देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, उसको असेस करते हैं और उसका फिर एनालिसिस करते हैं। डेटाबेस अगर हम देख लें, सॉफ्टवेयर जिसको मैनेज करते हैं, इसमें एग्जांपल दी गई है माई एसक्यूएल फॉर रिलेशनल। इसमें जो डाटा है, जो एग्जांपल है माई एसक्यूएल में, इसमें डाटा जो होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। आगे मैंगो डीबी फॉर नो एसक्यूएल के लिए है, इसमें जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम देख लें तो इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो, जो हमने इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज गेट की है उसको किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज करना है और उससे हमने किस तरह से एक जो है वो रिफाइन वे में आउटपुट गेट करना है। आगे इंजीनियरिंग सिस्टम है। इंजीनियरिंग की बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो नाउअडेज स्टडी हो रही है यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो हाउसेस की जो कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस को, जो लार्ज बिल्डिंग्स है उनको कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख लें कि जो आजकल रोबोट्स बन रहे हैं और डिफरेंट फैक्ट्रीज में पैकिंग के लिए और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रोबोट काम कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही स्टडी करके उनको बनाया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज किस तरह चेंज करना है, जैसे वाटर है उसके लिए फिल्टर्स लगे होते हैं, तो वो किस तरह बने, वो केमिकल इंजीनियरिंग में ही स्टडी होता है और उस पर डिस्कशन होती है मजीद। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी चीजें, हाँ, स्टडी होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, ठीक है, ऑनलाइन बुक्स आपके पास आ जाती हैं, ट्रैकिंग सिस्टम है, ये सब कुछ जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर आता है। फिर आजकल जो है सबसे एडवांस एआई सिस्टम है, ठीक है, सीरी जो है वो एक कहने के एप्पल के जितने भी फोन्स हैं, आई एप्पल कंपनी ने इसे करवाया हुआ है, इंट्रोड्यूस करवाया है। अलेक्सा को देख लें तो ये ह्यूमन
स्पीच को जो है वो डिटेक्ट करते हैं और उसके आंसर करते हैं। अब हम सोशल सिस्टम देख लें। सोशल मतलब इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। ये ह्यूमन सोसाइटीज में जो हम इंटरेक्ट करते हैं, ये जस्ट एक आप कह लें कि किसी भी स्मॉल लेवल की मैं बात नहीं कर रही, एक बड़े लेवल पे, जैसे बेसिक गोल्स को अचीव करने के लिए इवन गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो सोशल सिस्टम चल रहा है। एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें आपस में लोग इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को जो है वो टास्क जो है वो देते हैं ताकि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें स्टेप्स के फॉर्म में। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूट में देख लें, जैसे मैंने स्कूल का सिस्टम बनाया है, एक पूरा स्टाफ है प्रिंसिपल से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, तो वो आपस में जो है वो रूल्स को फॉलो करने के लिए, नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में है, जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है ऑथोरिटेरियन सिस्टम, जिसमें वो लोग इलेक्ट नहीं कर रहे होते, खुद ही जो है वो ऑथराइज्ड जो लोग होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम के तहत काम कर रही होती है। इसमें एप्पल कंपनी आ गई, जैसे पाकिस्तान में एक फाउंडेशन है, एडी फाउंडेशन, बेशुमार लोग जो है वो फीस बिलिल्ला भी उसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये एक सोशल सिस्टम जो है डेवलप। अब हम सिस्टम एंड साइंस को देख लें। सिस्टम एंड साइंस में सबसे पहले साइंस, जिसमें जो भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और उससे एक डाटा और एक बेनिफिशियल आउटपुट एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब साइंस में आप देखें कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। एक तो नेचुरल साइंस है, दूसरा डिजाइन साइंस है। नेचुरल साइंस में हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसको एम्पिरिकल साइकिल कहते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, फिर उस पर क्वेश्चन रेज होते हैं, फिर उसका हाइपोथेसिस बनता है। हाइपोथेसिस का मतलब है उन क्वेश्चंस का एस्टिमेटेड आंसर, ठीक है। उस आंसर को फिर इम्प्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वाकई ये आंसर ठीक है या नहीं। फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर कोई भी कंक्लूजन निकाला जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल है कि किसी भी फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को स्टडी करना। अब अगर किसी के जहन में आएगा, अच्छा ये फॉरेस्ट है, इसमें तो दरख्त भी हैं और बेशुमार जो है वो एनिमल की स्पीशीज रह रही हैं, तो ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उस चीज को स्टडी करना, फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसका एनालिसिस करना और फिर कंक्लूजन करना, ठीक है। अब जो डिजाइन्ड साइंस है, उसमें हम डिफरेंट टूल्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को यूज करते हैं स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। अब जो डिजाइन साइंस है वो डिपेंड करती है नेचुरल साइंस। जो डिजाइन साइंस में हम पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई साइकिल फॉलो करते हैं, वो रेगुलेटिव साइकिल है। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग कोई चीज है उसमें प्रॉब्लम आया, उसे हम उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उन सॉल्यूशंस को, देन एवेलुएट करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, किसी भी नए सॉफ्टवेयर को बना लेना फॉरेस्ट के डाटा को मैनेज करने के लिए और उसकी कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक जंगल में अब शेरों की तादाद कम हो रही है, ठीक? किसी ने इस चीज को, इस प्रॉब्लम को, इस मसले को जो है वो ऑब्जर्व किया है और फिर पता चला कि वो क्यों कम हो रही है, उनकी खुराक उधर कम हो रही है या इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है, फिर उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाना, तो ये डिजाइन साइंस में आ जाता है। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर को पहले भी डिफाइन किया है। कंप्यूटर जो है द स्टडी हाउ कंप्यूटर वर्क इंक्लूडिंग व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशन। हम कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर को स्टडी करते हैं, कंप्यूटर क्या क्या हमें बेनिफिट दे सकता है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हम नेचुरल साइंस और डिजाइन साइंस दोनों को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। नेचुरल साइंस मतलब उसके बेसिक रूल्स को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके एल्गोरिदम को स्टडी करने के लिए, उसमें डाटा को मजीद रिफाइन कैसे किया जाता है,
कंप्यूटर को स्पीड अप कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को जो है वो हम नेचुरल साइंस के तहत देख रहे हैं। अब डिजाइन साइंस में अगर डिजाइन साइंस इम्प्लीमेंट करें तो इसमें हम क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत से न्यू टूल्स बन गए हैं कंप्यूटर में। एआई को जो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ये डिजाइन साइंस के तहत कंप्यूटर साइंस में इम्प्लीमेंट होती हैं। अब कंप्यूटर एज अ सिस्टम हम देख लेते हैं। तो इसमें कंप्यूटर जो है वो डाटा कोई भी लेता है, उसको परफॉर्म करता है, उसमें डिफरेंट टास्क जो है एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द डाटा। ठीक है, एक पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें वेब ब्राउजर भी है, वर्ड प्रोसेसर भी है, गेम्स भी हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम उस पर रन कर रहे होते हैं। अगर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम उसके इंटरफेस कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। देन प्रोसेसिंग, जिसमें सीपीयू आ जाता है, रैम स्टोरेज आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी इनपुट लेते हैं, देन ही उस पर प्रोसेसिंग होती है। फिर इसके कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसका मदरबोर्ड देख लें, जिसपे छोटे छोटे सर्किट लगे होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सिस्टम बसेस होती हैं, जिसमें डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, जो डाटा ट्रांसफर करती है, उस डाटा को एड्रेस करती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और उसको कंट्रोल कर रही होती है। अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स अगर इन डिटेल देखें तो सबसे पहले सीपीयू है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, जो जितनी भी कमांड्स हम इनपुट दे रहे हैं वो उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें मेमोरी है। सीपीयू के साथ जो है वो मेमोरी अटैच होती है। जब भी कोई हम जो है वो इनपुट देते हैं तो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। ठीक है, फिर वो सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए जाता है। अब इसमें परमानेंट स्टोरेज देख लें तो इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत के लिए हमें परमानेंट स्टोरेज भी इंस्टॉल करवानी पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके जरिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर रन आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, डाटा ले रहे हैं, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, फिर एक्शन होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें प्रोग्राम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड है, क्रोम है, गेम्स हैं, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रही है। सिस्टम बस जैसे हमने पहले देखा, 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं, डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। अब इनका आपस में इंटरेक्शन अगर हम देखें तो एक फाइल को ओपन करते हैं और उसके हम स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 को देखें कि कोई भी हम माउस या कीबोर्ड के थ्रू एक्शन करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, हमने इनपुट दिया है माउस या कीबोर्ड के थ्रू। अब वो जो सिग्नल हमने सेंड की है, लाइक अगर मैंने ये पीपीटी ये पावर पॉइंट ही ओपन करना था तो मैंने उस पर क्लिक किया है। अब वो सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में गया है। ठीक है, यूएसबी कनेक्शन के थ्रू। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जिधर वो फाइल लोकेट है उसकी स्टोरेज देखता है, फिर सीपीयू में वो लोड होती है। ठीक है, फिर हम एप्लीकेशन को अगर देखें तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो उस फाइल को रीड करता है। देन आउटपुट जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही होती है। ये जो इंटरेक्शन है कंपोनेंट्स का, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, एक सीक्वेंस के बेस पे हो रहा है। अब इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम जो है इसमें बहुत सी डिवाइसेस हम एक्सटर्नली जो है इसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं इंटरेक्शन के लिए। पावर सप्लाई देख लें, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो नहीं चल रहा। अगर आप लैपटॉप और मोबाइल की बात करें तो उसे भी हम चार्ज करते हैं, उसके अंदर बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं जिसको हम चार्ज करते हैं, देन ही वो चल रहा है। एक नेटवर्क सिस्टम, इंटरनेट देख लें। अब इंटरनेट इंटरनेट को अगर हम देखें तो इंटरनेट के थ्रू ही हम आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कोई भी हमने फाइल एक दूसरे को सेंड करनी है, रिसीव करनी है, तो वो नेटवर्क जरूरी है, इन्वायरमेंट एक क्रिएट होता है। पेरिफेरल देख लें तो प्रिंटर, स्कैनर, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के। अब कंप्यूटर जो है वो अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कैसे करता है।
ठीक है, सबसे पहले यूजर इनपुट लेता है, फिर जो है वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन होती है, कंप्यूटर में डाटा रिसीव या सेंड होता है ओवर द नेट, इंटरनेट और ब्राउजर के थ्रू। और उन सब के लिए किस चीज की जरूरत है? पावर सप्लाई की जरूरत है। ठीक है, फंक्शन को जो है वो करेक्टली अचीव करने के लिए। अब हमने एक आर्किटेक्चर पढ़ना है, वो न्यूमन आर्किटेक्चर। ये एक आर्किटेक्चर है जिसकी बेस पे जितने भी एडवांस लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब एक जो साइंटिस्ट कह लें, मैथमेटिशियन जॉन वॉन, ठीक है, जिसने 1940s में इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया था। और इससे पहले 1940s की अगर बात करें तो 1941 से ऑनवर्ड ये आर्किटेक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ ना। और अगर इससे पहले की बात करें तो एक और आर्किटेक्चर था हार्वर्ड आर्किटेक्चर। उसमें क्या था कि एक ही जो है वो मेमोरी बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें डाटा और सीपीयू प्रोसेसिंग होती थी। बट वो जो है उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, इसलिए उसको जो है फिर एडवांस थोड़ा सा किया गया और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को बनाया गया। अब इसमें कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और इसमें डाटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी पे काम कर रहे होते हैं। इसमें अगर हम फोर प्राइमरी कंपोनेंट्स देखें तो फर्स्ट वन मेमोरी है, जिसमें इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए वो सेम मेमोरी पे रन आउट हो रही। फिर सेकंड अगर हम इसका कंपोनेंट देखते हैं तो सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जीक्यूट कमांड्स को करता है फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से लेके। अब सीपीयू के सब यूनिट्स हैं टू, एक तो एएलयू है और सीयू है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है और सीपीयू का ब्रेन जो है वो सीयू है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर इस आर्किटेक्चर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इम्प्लीमेंट की गई। जो यूजर से डाटा लेना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेनी है। फिर जो आउटपुट जो है वो टास्क परफॉर्म करने के बाद प्रेजेंट करनी है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू करनी है। तो जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो फोर प्राइमरी कंपोनेंट्स पे काम कर रहा होता है। इसके अगर हम वर्किंग देखें तो सबसे पहले फेच, ठीक है। फेच का मतलब है डाटा हासिल करना किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब जो डाटा आता है वो सीपीयू में आता है, ठीक है। सीपीयू में आके वो प्रोग्राम काउंटर पर स्टोर हो जाता है, उसका एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर हो जाती है। फिर उस डाटा को डीकोड किया जाता है, ठीक है। उसको डिकोड किया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट को देखने के लिए, देन सीपीयू पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी जो आउटकम्स है वो स्टोर हो जाती हैं, मेमोरी में स्टोर होती हैं, ठीक है। उसके आउटकम को रिटर्न किया जाता है मेमोरी, और आउटपुट डिवाइसेस को जो है वो सेंड कर दिया जाता है। और बेसिक कंपोनेंट हम देखें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, हो रही है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम कंप्यूटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। देर इज 2 minutes लेफ्ट, बट वी हैव 3 slides मोर। उसमें से क्विकली थोड़ा सा देखते हैं कंप्यूटर को। जैसे हमने पहले पढ़ा है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें बहुत से हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें सीपीयू, रैम, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रही है, जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं।
इलेक्ट्रिसिटी देख लें, जो हम जो है अपने कंपोनेंट्स के फंक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम देख लें, तो एक कंप्यूटर जो है वो इटसेल्फ भी काम कर रहा है और कंप्यूटर आपस में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम जो है वो आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिसोर्स शेयर करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, कोई फाइल्स शेयर करना, जैसे आप देखें किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस बना होता है, एक बंदा एक कंप्यूटर से कमांड दे रहा है लेकिन प्रिंटर कहीं और पड़ा है, तो उधर से वो उसका प्रिंट निकल आता है। ठीक है, आपस में इसकी एक कम्युनिकेशन को डिवाइसेस और यूजर के दरमियान एफिशिएंट बनाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। अब डाटा मैनेजमेंट है, तो डाटा इसमें मैनेज हो रहा है। ठीक है, और एक बहुत अच्छे तरीके से जब कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं तो उसमें उसके मजीद एफिशिएंट और रिफाइन करने के लिए, ताकि डाटा आपस में जब कोलैबोरेशन हो रही है तो उसमें डाटा मैनेजमेंट इजी हो जाए। अब कंप्यूटर के इस नेटवर्क में सिस्टम देख लें तो नेटवर्किंग हार्डवेयर है, मतलब राउटर्स, स्विचेस और नेटवर्क केबल्स आपस में कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रोटोकॉल और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्क जो है इनको इंस्टॉल किया जाता है विंडोज सर्वर्स को, ताकि आपस में कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम इन नेटवर्क के टाइप्स को देख लें तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स, इधर 2 डिस्कस की गई हैं, एक तो लैन है, दूसरी वैन है। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपके स्कूल में है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो। और वैन जो देख लें वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे थ्रू द नेशन रीजन जो है वो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे हम एक कंप्यूटर पे अगर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे सिटी में बैठा कोई दूसरा बंदा भी देख सकता है उसे। तो इंटरनेट एज अ सिस्टम, आपको पता है कि इंटरनेट वाइडली यूज हो रहा है। ठीक है, आप अपने घर पे एक डिवाइस लगाते हैं और डिफरेंट जो है वो उस पे मोबाइल्स पे नेट आ रहा होता है ना, तो ये भी एक सिस्टम है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब इसके हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसमें टीसीपी या आईपी, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, यूजर डाटा प्रोग्राम सॉरी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये भी यूज हो रहे थे, बट ये लेस रिलायबल है। ठीक है, और एफटीपी या एफओपी की बात करें तो ये भी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर्स के दरमियान में ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। अब ये एक समरी है ओवरऑल जो हमने आज पढ़ा। हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े हैं, हमने साइंस के साथ सिस्टम पढ़ा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, कंप्यूटर और वॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया। फिर कंप्यूटर के अंदर एज अ सिस्टम हमने नेटवर्क, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर्स को देखा है। तो
एम आई ऑडिबल? सॉरी, मेरा इंटरनेट इशू हो गया था। यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके। मैम आई थिंक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस भी ले लें। जी 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 सर। जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding to this chapter, please ask me. स्टूडेंट्स वाली आईडी से हैंड रेज है, काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि हमने हमारा जो एंड है ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया और 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। मैम वसिका, आर यू देयर? सर आई थिंक हमें एंड करना चाहिए अब। मैम आई थिंक वो चैट में रिप्लाई कर रही हैं तो। आपकी वॉइस नहीं आ रही, शायद आपकी तरफ कोई इंटरनेट इशू है। आप चैट में पूछ लें क्वेश्चन, वी विल आंसर। मैम चैट में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। अच्छा। सर राबिया, ये जो नॉलेज सिस्टम है ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसलिए आता है कि जब हम नेचुरल सिस्टम को देखते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, हम जस्ट उसे स्टडी करते हैं। ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि मैन मेड है, उसमें हम किसी भी टूल को बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, उसको रिक्रिएट करते हैं, रिफाइन करते हैं।
तो उस टूल को बनाने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उस चीज का नॉलेज हमारे पास होगा तो हम उस पे कोई भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कोई भी काम कर सकेंगे। तो इसलिए नॉलेज सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम में आता है। इज इट क्लियर? जी अक्सा। जी बच्चे, माइंड नेचुरल सिस्टम में आता है क्योंकि दिमाग तो हम खुद नहीं बना सकते ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये शऊर, ये अकल दी है कि हम उस दिमाग को यूज करते हुए प्रोसेसिंग कर सकते हैं ना, जैसे हमारा माइंड प्रोसेस करता है। तो आप नॉलेज नॉलेज जो है वो हमारे माइंड में आता है, लेकिन हम माइंड को खुद नहीं बना रहे, तो वो माइंड जो है वो नेचुरल सिस्टम में आ रहा है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो मैन मेड सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम जो है वो हमारी कोई उसमें इंटरप्शन नहीं है, हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते। हम जस्ट उसे स्टडी कर सकते हैं, उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। एनीवन एल्स? बच्चों कोई और सवाल है, वरना हम एंड करते हैं सेशन इधर ही। ओके, इंशाल्लाह हम कल दोबारा से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। होपफुली आप इसको जो आज पढ़ाया है इसकी पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी, और लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। कोई भी इशू है आप उसे दोबारा से सुने, उसे अच्छे से समझें। ठीक है, और हमने की है पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके पूरे चैप्टर को जो है वो एक गो थ्रू करवा सकें। ठीक है, मजीद कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ, तो हम दोबारा से कल इस चीज को डिस्कस कर लें। ठीक है, और हम सेशन अपना एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।